हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे और स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स जी पे। देखो, पढ़ाने से पहले एक बात शेयर कर दें। हम लोग की टेंडेंसी होती है कि हम अलग अलग कारणों से अपने आप को दुखी करते रहते हैं। जो लोग मेरे हृदय के बहुत करीब है, जब मैं उनके बारे में सुनता हूँ कि वो खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो बहुत दुख होता है। देखो बच्चा, तुम्हारी जो उम्र है या तुम्हारी जो समझ है, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती है। अगर कोई भी कुछ हुआ है तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। दुनिया में सबसे आसान काम है खुद को तकलीफ़ देना। तो प्लीज़ अपने आप को तकलीफ़ मत दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखो, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ये सभी चीजें। हम लोग सबसे पहले एक लाइन ग्राफ बनाना सीखेंगे। दूसरा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, इन सब का क्या मतलब होता है। उसके बाद 4 तरह के ग्राफ हम लोग को इस क्लास में पढ़ने हैं, मतलब इस चैप्टर में पढ़ने हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चन ग्राफ को देख के बताना कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है, या फिर ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालना, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना। ये सभी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। इसी मेथड का इस्तेमाल करके वो तीनों इक्वेशन जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनको भी डिराइव किया जा सकता है। खैर, उसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, पर तुम लोग को तरीका बता देंगे। अगर किसी की इच्छा हो तो डिराइव कर भी सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको एक बार देख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन। याद है कौन कौन से थे? अगर याद है तो मैसेज करो। चलो, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उस पे आते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 इक्वेशन पढ़ा था। एक था s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा था v स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और तीसरा था v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे इन सभी का अलग अलग मीनिंग है। जैसे s इजिकल्स टू डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी जिस गति से गति प्रारंभ हुई, जिस वेलोसिटी से मोशन शुरू हुआ उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, और t यानी टाइम। साथ में एक दो बात हम लोग और पढ़े थे कि यह जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है इनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब मोशन के दौरान एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है मोशन के दौरान, तो यह इक्वेशन उपयोग में नहीं आएंगे। यानी these equations are valid for constant acceleration।
और साथ में एक और बात हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर समय के साथ स्पीड कम हो रहा है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन के साथ लेना है। यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, अगर स्पीड बढ़ रहा है, जैसे किसी बॉल को ऊपर से नीचे गिराया गया तो उसका स्पीड बढ़ता है, या फिर कह सकते हो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे। परंतु केस अगर इसके उलट हुआ कि समय के साथ उसका स्पीड घट रहा हो या फिर कह सकते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा हो, तब हम एक्सेलरेशन को निगेटिव साइन के साथ लेते हैं। जैसे बॉल को नीचे से ऊपर फेंकने वाला केस हो तो वहाँ पे एक्सेलरेशन को निगेटिव साइन के साथ लेंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस साइन आ जाएगा तीनों जगह। तो इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग देन acceleration is taken with negative sign। यही 2-3 बातें हम लोगों ने पढ़ा था। अगर तुमको याद है पहले क्लास, तो एक सवाल का जवाब दो, बताओ निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं। जैसे एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम है, अगर समय के साथ स्पीड बढ़ रहा हो तो। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, अगर पता है तो उसका जवाब बताओ। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने अगले टैब पे चलते हैं। हम लोग को सीखना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर ग्राफ लिखना सीखेंगे। लीनियर ग्राफ कैसे बनाए इसको सीखेंगे। देखो, लीनियर ग्राफ को लिखने के 4 स्टेप्स हैं। मैं एक एग्जांपल से तुम लोग को समझाऊंगा। स्टेप नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ एक्सेस, एक्सेस का सिलेक्शन। दूसरा है स्केल चुनना। तीसरा है पॉइंट को प्लॉट करना। और चौथा स्टेप है पॉइंट को मिलाना जिससे ग्राफ बन जाए। चलो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे एक लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाए। सबसे पहले एक ग्राफ पेपर में बना लेता हूं। ऐसा ही ग्राफ पेपर मोटा मोटी दिखता है। तुम लोग के पास जो ग्राफ पेपर होगा, इस स्क्वायर के बीच में भी छोटे छोटे पॉइंट होंगे, तो उसको मैं अभी छोड़ता हूँ। यहाँ पे ग्राफ पेपर मेरे पास है नहीं। चलो एक टाइम और डिस्टेंस का टेबल ले लेते हैं। मान के चलो कोई गाड़ी चल रही है
उसका समय और समय के साथ कितनी दूरी तय की, इस दोनों को हम लिखते जा रहे हैं। हम लोगों ने देखा जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था। टाइम जब 1 सेकेंड हुआ तो उसने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर। टाइम जब 2 सेकेंड हुआ तो उसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर। जब टाइम 3 सेकेंड था तो डिस्टेंस 15 मीटर। और टाइम जब 4 सेकेंड था तो उसने डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। अब इसको ग्राफ पे दिखाना है। देखो ग्राफ, लीनियर ग्राफ कुछ नहीं बल्कि दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन दिखाने का एक तरीका है। इसमें से एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है और दूसरा इंडिपेंडेंट। जैसे यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है टाइम पे। ऐसा कोई भी ग्राफ लोगे जिसमें एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। जैसे ओवर और रन का अगर हम लोग एक टेबल लें कि किसी मैच में कितने ओवर में कितने रन बन रहे हैं, तो यहाँ पे ओवर एक इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ ओवर्स एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी और जो उसमें रन बने वह नंबर ऑफ ओवर पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ पेपर पे दो एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं। एक्सिस दो लाइन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन हम लोग सिलेक्ट करते हैं। जिसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के लिए रखते हैं और वर्टिकल लाइन पे डिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले एक्सिस खींच लें। एक हम लोगों ने यहां से लाइन खींचा, मोटा करने दो। एक एक्सिस यहां से खींचा और दूसरा एक्सिस हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल खींच लिया। एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जहां बीच में कटता है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। अब पहले एक्सिस का नाम दे देते हैं। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम यहाँ पे सेकेंड में है तो सेकेंड लिख दिए। जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको वाई एक्सिस पे लिखते हैं। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी हमारा डिस्टेंस है तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस। अब इस वाले एक्सिस को हम लोग कहेंगे टाइम एक्सिस और इस वाले एक्सिस को कहेंगे डिस्टेंस एक्सिस। जिस एक्सिस से जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है उसी का नाम वह ले लेता है। यह हो जाएगा टाइम एक्सिस और यह हो जाएगा डिस्टेंस एक्सिस। ठीक है। अब टाइम एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के दाहिने तरफ सभी पॉजिटिव क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है और ओरिजिन के बाईं तरफ निगेटिव क्वांटिटी को। उसी तरह वाई एक्सिस पे ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव को और ओरिजिन के नीचे निगेटिव को, यानी यह है पॉजिटिव वैल्यू और इधर लिखा जाएगा निगेटिव वैल्यू। उसी तरह इधर पॉजिटिव वैल्यू और इधर निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। तो पहला स्टेप में हम लोग एक्सिस चूज कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस और डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस दिया जाता है। उसके बाद हम लोग स्केल सिलेक्ट करते हैं। अब स्केल सिलेक्ट करने का क्या मतलब है? देखो जो डिस्टेंस कवर है, चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे डिस्टेंस को ही लो तो वह 1 मीटर, 2 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, 1 लाख मीटर हो सकता है। परंतु कागज पे हमारे पास जगह लिमिटेड होता है। इसलिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं ग्राफ पे जितना पेपर अवेलेबल है और जो डेटा रिप्रेजेंट करना है उस हिसाब से हम इस तरह से कुछ सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 लेट्स से 5 मीटर ऑन वाई एक्सिस। चूंकि वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस दिखा रहे हैं तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि ग्राफ पे जो 1 सेंटीमीटर होगा वह 5 मीटर दिखाएगा वाई एक्सिस पे। चूंकि हमारा यहाँ पे डेटा मीटर में था और सभी 5 से कटने वाले थे, इसलिए मैंने ऐसा लिया। अगर डेटा अलग हो तो तुम लोग 5 के जगह पे 50 ले सकते हो, 500 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो। पर एक स्केल चूज करना होगा कि ग्राफ का 1 सेंटीमीटर रियल लाइफ के कितने यूनिट मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 0 से यहाँ पे हो गया
5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और भी ऐसे बढ़ते जाएगा। टाइम एक्सिस पे देखो तो टाइम एक सेकेंड करके बढ़ रहा है, तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से इधर हो जाएगा, ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन से दाहिने तरफ पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड के बराबर, यह हो जाएगा 2 सेकेंड, यह हो जाएगा 3 सेकेंड, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अगर निगेटिव क्वांटिटी होता तो इधर -1, इधर -2, इधर -3, ऐसे बढ़ता जाता। अगर निगेटिव में डिस्टेंस होता, खैर डिस्टेंस निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, परंतु अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिए रहते तो वह नीचे में निगेटिव आता। तो दूसरा स्टेप में हम लोग स्केल चूज करते हैं। स्केल चूज करने के लिए डेटा को ध्यान में रखा जाता है कि हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वह कैसा है। डेटा जैसा होगा उसी प्रकार का स्केल चूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर लिया है। अगर डेटा किलोमीटर में होता तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रत्येक पॉइंट को प्लॉट करना। अब पॉइंट को प्लॉट करने का देखो, जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था, यानी टाइम एक्सिस पे 0 तो डिस्टेंस एक्सिस पे भी 0, जो कि ओरिजिन पे आता है, तो यहाँ पे हम बोल कर दिए। दूसरा है जब टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, यानी टाइम 1 सेकेंड पे जाएंगे और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर पे, दोनों से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, दोनों जहाँ मीट करेगा वहीं हुआ हमारा पॉइंट 1,5, यानी 1 सेकेंड 5 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकेंड 10 मीटर, तो हम लोग टाइम एक्सिस पे 2 सेकेंड और डिस्टेंस एक्सिस पे 10 मीटर, इस दोनों से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इस दोनों से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, दोनों जहां मीट करेगा वो हमारा पॉइंट हो गया। तीसरा है 3 सेकेंड 15 मीटर, यानी जहां पे डिस्टेंस टाइम है 3 सेकेंड वहां से और डिस्टेंस 15 मीटर, यहां से ऐसे लाइन खींचेंगे और यह दोनों परपेंडिकुलर लाइन जहां पे मिलेगा वहां पे हमारा पॉइंट हो गया। ऐसे जितने पॉइंट होंगे सभी को हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। और थर्ड पॉइंट है, थर्ड नंबर स्टेप है कि सभी पॉइंट का यह जो बीच वाला पार्ट, बूंदा वाला पार्ट है, इसको मिला दिया जाता है। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो स्केल का इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा फ्री हैंड से मिलाया दिया जाता है। यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे तो यह हमारा ग्राफ हुआ इस मोशन का, और यह एक लीनियर ग्राफ है। उम्मीद करते हैं ग्राफ बनाने आ गया होगा। तो तुम लोग क्या करना, एच.सी. वर्मा के किताब में कुछ दिए हुए हैं क्वेश्चन ग्राफ प्लॉटिंग का, 1-2 बना लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना, मैं हेल्प करूँगा। तो इसके बाद हम लोग स्लोप ऑफ द ग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। स्लोप, अच्छा आज से रमजान शुरू हो रहा है, तो जो लोग रोजा रख रहे हैं खूब बढ़िया से दही चूड़ा खाइए, खूब मन लगा के रोजा करिए। बस इस दौरान कोशिश करिए खुद को माफ़ कर देने का। देखो बच्चा, जब मैं सुनता हूँ कि कोई जो मेरे हृदय के इतने करीब हैं अगर खुद को तकलीफ़ दे रहा है तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है। तुम्हारी जो उम्र है या फिर जिस बुद्धिमत्ता के साथ तुम अभी उपलब्ध हो, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती है। तुमने कोई गलती की ही नहीं है। गलती किसी भी घटना के पीछे बहुत सारे लोग जिम्मेवार होते हैं, तो सभी का ठिकरा अपने माथा पर लेके खुद दुखी नहीं होना है। हम लोग जो सबसे आसान काम करते हैं वो है खुद को सज़ा देना। दूसरे को तकलीफ़ देने में, दूसरे को सज़ा देने में रिस्क है। जिसको तुम तकलीफ़ दोगे वह पलटवार कर सकता है, पर खुद को तकलीफ़ देना बड़ा इजी है। इसलिए हम लोग आसान रास्ता चुनते हैं। कोई भी घटना हो हमारे जीवन में, हम खुद को
ब्लेम करके खुद दुखी होते हैं, उससे नुकसान भी खुद का होता है। तो प्लीज़ अपने आप को कष्ट मत दो, ठीक है। चलो स्लोप ऑफ द ग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। चलो मानो एक बिल्डिंग है और इसके छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाई गई है। एक सीढ़ी है ऐसे ग्राउंड लेवल से, दूसरी सीढ़ी है ऐसे, और तीसरी सीढ़ी है ऐसे, ए बी और सी। तो बताओ ए बी और सी तीनों सीढ़ी में से किस सीढ़ी का ढलान सबसे तेज होगा, यानी कि किस सीढ़ी पे चढ़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो ऑब्वियस बात है, तुम कहोगे कि सीढ़ी ए का ढलान सबसे तेज है क्योंकि यह ज़्यादा खड़ा है, बाकी का ढलान इससे कम है। इसी ढलान को हम लोग स्लोप कहते हैं, स्ट्रेट लाइन की ढलान को ही हम लोग स्लोप कहते हैं। अब चूंकि इसको गणित में जब हम लोग यूज करेंगे तो कंपेयर करने के लिए इसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देना होगा, नहीं तो तुम ढलान को कंपेयर कैसे करोगे। कैसे कहोगे कि ए और बी का ढलान, ए और बी के ढलान में कह सकते हैं कि ए का ढलान अधिक है बी के तुलना में, परंतु कितना। तो इसी के लिए इसके साथ एक नंबर जोड़ा गया, तो साथ में हम लोगों ने एक डेफिनेशन लिया स्लोप का, tan of the angle formed by a line with x-axis is called its स्लोप। देखो स्लोप का जो आम बोलचाल के भाषा में मतलब याद रखना है वो है कि ढलान, जो जितना खड़ा होगा उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे ए का स्लोप सबसे अधिक है, बी का उससे कम है और सी का स्लोप सबसे कम है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का बात किया जाए तो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उस एंगल का tan थीटा निकालो तो वही उसका स्लोप कहलाता है, यानी स्लोप का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। यह एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ ए ने θ1 का एंगल बनाया है, बी ने θ2 एंगल बनाया है और 3 ने θ3 एंगल बनाया है। तो लाइन ए का स्लोप होगा tan θ1, इसका स्लोप होगा tan θ2 और इसका स्लोप होगा tan θ3। यानी tan of the angle formed by line with x axis is called its slope। कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का tan ले लें। tan तुम लोग को याद होगा sin थीटा cos थीटा tan थीटा, sin थीटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको याद रखने का तरीका भी तुम लोग को इस YouTube में तो नहीं बताए हैं, ऑफलाइन क्लास में बताएं। PBP पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। PBH का मतलब अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है और यह एंगल थीटा है तो इसके सामने वाले को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर P, जो सबसे बड़ा लाइन है यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल वो होता है H हाइपोटेनस, और जो बच गया वह बेस। थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर P, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हाइपोटेनस H, जो बच गया वह बेस B। साइन थीटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, कोस थीटा रेशियो होता है बेस बटा हाइपोटेनस का, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का। याद रखने का तरीका है पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। तो चलो एक लाइन का हम लोग स्लोप निकालते हैं और देखते हैं। हमारे पास एक लाइन है ए बी,
जो कि किसी और लाइन BC से, BC जो कि 5 सेंटीमीटर है, BC से 3 सेंटीमीटर दूर है। तो हमको निकालना है AB का स्लोप, स्लोप ऑफ AB। जैसा कि हम लोगों ने स्लोप का डेफिनेशन पढ़ा है, tan थीटा ऑफ द एंगल, tan ऑफ द एंगल formed by the line with x-axis is called slope। तो यहाँ पे लाइन AB ने x एक्सिस के साथ यह एंगल बनाया है, इसका थीटा ले लें। तो स्लोप होगा, स्लोप होगा हमारे पास tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाले साइड को राइट एंगल ट्रायंगल में कहते हैं परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाला साइड हो गया, सॉरी यहाँ पे C होगा, थीटा के सामने वाला लाइन होगा BC। तो BC डिवाइडेड बाई बेस AC, यानी कि 5/3, यही होगा इसका स्लोप 5/3। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, 5/3 ही होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ग्राफ का स्लोप कैसे निकालें? तो चलो एक ग्राफ लेते हैं। यह ले लिए हम लोग y एक्सिस, इसको कह दो डिस्टेंस इन मीटर, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस, x एक्सिस, इसको कह दो टाइम। और यहाँ पे एक ग्राफ है, यह है 1 सेकेंड, रुको, वन सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी सेकेंड में लिए गए हैं। यह ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, और पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ फॉर for 2 सेकेंड to 5 सेकेंड, 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में जो ग्राफ है उसका स्लोप निकालिए। तो 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच के ग्राफ को देखो, 2 सेकेंड यहाँ से शुरू होता है और 5 सेकेंड यहाँ तक जाता है। इस लाइन का हम लोग को निकालना है स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए अभी हम लोगों ने देखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो इस लाइन के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। यहाँ से एक
हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, तो यह हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, दोनों 90 डिग्री पे मिला है। अब इस लाइन का स्लोप होता है tan थीटा विद tan ऑफ द एंगल फॉर्म्ड विथ एक्स एक्सिस। तो हम लोग एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है थीटा। स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर इसका सामने वाला भुजा, यह परपेंडिकुलर है और यह बेस है। तो परपेंडिकुलर की लंबाई देखो, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखो, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 25। तो 10 से 25 के बीच में लंबाई हो जाएगा 5, 10, 15। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 यूनिट डिवाइडेड बाई बेस। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है बेस। यहाँ पे है 5 सेकेंड और यहाँ पे है 2 सेकेंड, तो दोनों के बीच का अंतर हुआ 1, 2 और 3 सेकेंड। ऊपर मीटर में है और नीचे आया 3 सेकेंड, काटेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यही है इस लाइन का स्लोप। देखो स्लोप का यूनिट पे जरा ध्यान दो, स्लोप का यूनिट आया है मीटर पर सेकेंड में, यानी जो कि स्पीड का यूनिट है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ग्राफ का स्लोप निकालने आ गया। कैसे निकालेंगे? जिस दो बिंदुओं के बीच में स्लोप निकालना है, उन दोनों बिंदुओं के बीच में हम लोग खींच लेंगे, ओह माय गॉड, उन दोनों बिंदुओं के बीच में हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। उस राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके tan थीटा हम अपने ग्राफ का निकाल लेंगे, जो कि स्लोप होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़। एरिया अंडर द ग्राफ। अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। चलो इसके लिए भी एक हम ग्राफ लेते हैं। एक्स एक्सिस लिए, वाई एक्सिस लिए और इस दोनों के बीच का एक ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ ले लिए, y इक्वल्स टू 5 से शुरू होता है और यह टाइम बढ़ते जाता है 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ते जाता है। हमसे कहेगा क्वेश्चन में फाइंड द एरिया under the graph between x is equals to 2 to x is equals to 5। x is equals to 2 और x is equals to 5 के बीच में जो ग्राफ ने एरिया कवर किया है उसको निकालो। तो जिस दो बिंदुओं के बीच में हमको बीच का एरिया निकालना है, वहां से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ग्राफ पे खींचते हैं। और अब तुम्हारे एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर लाइंस और ग्राफ के बीच का जो एरिया हुआ वही होगा एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ पे यह एरिया है एरिया अंडर द ग्राफ। अगर ग्राफ ऐसा नहीं कुछ इस प्रकार का होता, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 वाई एक्सिस पे रहता
और फिर हमको कहता है कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ between x इजिकल्स टू 2 to x इजिकल्स टू 3। तो हम लोग फिर से x इजिकल्स टू 2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ग्राफ पे, फिर x इजिकल्स टू 4 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ग्राफ पे। अब x एक्सिस ग्राफ और परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में जो एरिया घिरा हुआ है यही हुआ एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि यह एरिया है एरिया अंडर द ग्राफ। अब इसको निकाले कैसे? तो देखो सभी एरिया अंडर द ग्राफ किसी न किसी ज्योमेट्रिकल शेप में तुम लोग को मिलेंगे। जैसे यह रेक्टेंगुलर शेप में है तो यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी लगा लेंगे। यहाँ पे निकालना हो तो यह एक क्वाड्रिलेटरल शेप का है, चाहे तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे तो यह एरिया दो प्रकार का हो गया। ऊपर का पार्ट हो गया ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, और नीचे का रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे लगा देंगे L इंटू बी। दोनों एरिया को निकाल के जोड़ देंगे तो एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। अगर ग्राफ इसके जगह पे ऐसा होता x एक्सिस और y एक्सिस, और हमारे पास ग्राफ होता एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस प्रकार का 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, और फिर से हमको कहता फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन x इजिकल्स टू 2 to x इजिकल्स टू 3। तो x इजिकल्स टू 2 से हम लोग एक परपेंडिकुलर ग्राफ पे खींचते, और x इजिकल्स टू 3 से ग्राफ पे एक परपेंडिकुलर खींचते। फिर से x एक्सिस ग्राफ और परपेंडिकुलर लाइन, x एक्सिस ग्राफ और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एरिया घिरा हुआ है यही है एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि यह एरिया है एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा, यह एरिया हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, इन सब से नहीं निकलेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज होगा जो तुम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ का कंसेप्ट समझ में आ गया। जिस दो पॉइंट के बीच का एरिया निकालना है वहाँ से परपेंडिकुलर हम ग्राफ पे डालते हैं, वहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग ग्राफ पे डालते हैं। अरे रुक जा, तुम इधर आ। ग्राफ पे वहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं। उसके बाद एक्स एक्सिस ग्राफ और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एरिया घिरा हुआ है यही होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो, अगर एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाए तो उस ग्राफ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। टाइम एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। अब यह ग्राफ कई प्रकार का हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन हो सकता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस प्रकार का हो सकता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व लाइन हो सकता है।
तो चलो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग कहेंगे उस ग्राफ को जिसके एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया हो। पहला प्रॉपर्टी, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ is a straight line parallel to time axis, then body is in rest। इस पॉइंट को याद रखना। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा हो टाइम डिस्टेंस और यह ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन हो, इस प्रकार का हो, तो इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है। ऑब्वियसली रेस्ट में होगा। देखो इस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम चेंज हो रहा है पर इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यह बॉडी जहां है वहीं पे है। इसलिए अगर ग्राफ इस प्रकार का दिखे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तब हम कहेंगे कि बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, इसको नोट करो, या नोट्स में जाने वाला पॉइंट है। दूसरा है पॉइंट नंबर 2, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है परंतु वह टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब है बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है माने वह अगर 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है तो वह 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही इंटायर टाइम जितना भी समय में वह चला है वह चलेगा। यानी कि इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ is a straight line parallel to line, then body is moving with कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज ना होता हो, कांस्टेंट स्पीड। यानी यह ग्राफ दिखेगा कैसे, चलो देखते हैं। यह हुआ टाइम एक्सिस और यह हुआ डिस्टेंस एक्सिस। अगर तुम्हारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पर टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यह कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। देख लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ slope of distance time graph gives a speed of the body। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, हम लोग जानते हैं स्लोप tan of the angle formed with the graph formed with the line with x axis, पीछे पढ़े हम लोग। slope of the distance time graph gives a speed of the body, यानी जिस
डिस्टेंस, जिस बॉडी के डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जितना अधिक होगा उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे मैं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। इधर हो गया टाइम और इधर हो गया डिस्टेंस। एक बॉडी का ए है, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा है, दूसरा बॉडी बी है, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे है। अब देखो ए और बी दोनों के ग्राफ में बी का जो लाइन है, लाइन ग्राफ है, इसका स्लोप अधिक है, तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दो ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि देख के बताओ इसमें से किसका स्पीड सबसे अधिक है, तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका स्पीड सबसे ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड को बताता है, तो जिसका स्लोप अधिक उसका स्पीड अधिक। ठीक है, इससे एक और प्रकार का सवाल पूछा जाता है, तुमको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि इसमें से स्पीड निकालिए। क्या है भाई, मच्छर से ना सब मच्छर का प्राण निकाल दिया जाएगा। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाते हैं, ये रहा टाइम एक्सिस और यह रहा डिस्टेंस। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए, इसका यह ग्राफ रहा। टाइम ले लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और डिस्टेंस 5 मीटर, मीटर में है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। अब कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ए। चूंकि इस ग्राफ में, चूंकि यह एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप हर जगह सेम होगा, यानी कि यह बॉडी सेम स्पीड से पूरे मोशन में, मैंने जितना देर मोशन की है सेम स्पीड से चली है, तो हम कहीं पे भी इस लाइन का स्लोप निकाल लें वह इसका स्पीड बता देगा। तो चलो स्लोप निकालने के लिए हम एक पॉइंट चूज करते हैं ए, और यहाँ से लाइन खींचते हैं, और दूसरा पॉइंट चूज करते हैं बी, और यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं ताकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। अब इसका थीटा एक्स एक्सिस के साथ यहाँ है, तो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। और पंडित भोला प्रसाद हर हर बम याद है, उस हिसाब से tan थीटा का हो जाएगा p बाई बी। p यानी परपेंडिकुलर, हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं थीटा के सामने वाले साइड को। थीटा का सामने वाला साइड है b से c ले लो, BC, और b बेस है तुम्हारा AC, BC बटा AC, जो वैल्यू होगा यहाँ से निकाल लो। एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है या एक कर्व लाइन हो सकता है, कर्व लाइन हो सकता है, या फिर यह इस प्रकार का एक लाइन हो सकता है, इस प्रकार का कई तरह के देखेंगे। सभी में कॉमन यह होगा एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के गुण को पढ़ते हैं, क्या क्या गुण होता है। तो गुण नंबर 1, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is a straight line तो इसका मतलब लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग। It means displacement of body
ऑफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग। और किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह रेस्ट में है। समय के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह रेस्ट में है। यानी ऐसा दिखे, यह हो गया टाइम, इससे डिस्प्लेसमेंट, और जो ग्राफ है वह टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो समय के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इज इन रेस्ट। इसको नोट करो, यह नोट करने वाला है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब होता है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो पर पैरेलल नहीं हो टाइम एक्सिस के, तब इसका मतलब है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इफ डिस्टेंस टाइम graph of a body is a straight line but not parallel to time axis then body is in uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन याद है? यदि किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज ना हो, कोई मूविंग बॉडी का वेलोसिटी चेंज ना हो तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं। अच्छा, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है उसका तुम लोग बता सकते हो उसका मोशन कैसा दिखेगा? थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो, नहीं तो घुटना पे जोड़ दो, याद आएगा। हर कोई का दिमाग यहाँ पे नहीं होता है, कुछ लोग का घुटना पे भी होता है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है यानी कि उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब वह स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से चले तभी उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा कहा जा सकता है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा? तो उसका ग्राफ दिखेगा कुछ इस प्रकार का। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और हमारे प्यारे ग्राफ ऐसे दिखेंगे स्ट्रेट लाइन। या फिर स्ट्रेट लाइन ऐसा क्या, ऐसा भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन। ए और बी दोनों ही सिचुएशन में बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन विदाउट एक्सेलरेशन। अगर किसी मोशन में एक्सेलरेशन 0 हो तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन कब? जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तब यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives वेलोसिटी। किसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लो तो बॉडी का वेलोसिटी पता चल जाता है। यानी यहाँ से हम लोग देखें, चलो एक ग्राफ बना के दिखाते हैं। टाइम, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग ले लेते हैं। यह हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका अगर स्लोप निकाला जाए किसी भी बिंदु पे, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह स्लोप सेम ही होगा, तो यहाँ पे इसका स्लोप निकालने के लिए 2 लाइन खींचे, परपेंडिकुलर लिए, ए बी सी, टेन, यह एंगल थीटा है तो टेन थीटा इसका स्लोप होगा। स्लोप इज इक्वल्स टू हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा। क्या है भाई, तुम क्यों ऐसा करता है? टेन थीटा जो कि हो जाएगा P/B, पंडित भोला प्रसाद से P हो जाएगा AC
बटा BC। AC और BC का लंबाई निकाल कर रख दो, स्लोप आ जाएगा और यही बराबर होगा वेलोसिटी के। तो इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तुमको दे देगा एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और यहाँ पे दो ग्राफ दिए रहेंगे, एक A के लिए, दूसरा B के लिए। बाप रे, तो खड़ा लाइन है, इसका इनफाइनाइट स्लोप है। पूछेगा बताओ A और B में से दोनों के में से किसकी वेलोसिटी अधिक है। तो जिसका स्लोप अधिक उसकी वेलोसिटी अधिक, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्लोप B का अधिक है, तो वेलोसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ A। अच्छा, तुम लोग ऐसा कहोगे कि सर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो स्ट्रेट लाइन आता है, अगर यूनिफॉर्म मोशन ना हो, एक्सीलरेटेड मोशन हो, तब ग्राफ कैसा आएगा। तब ग्राफ कोई भी शेप ले सकता है। चलो मैं एक बना के दिखाता हूँ। यह हुआ डिस्टेंस टाइम, इधर हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राफ इस प्रकार का हो सकता है, या फिर ग्राफ ऐसा हो सकता है, या फिर ग्राफ ऐसा हो सकता है। यह सभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हैं। और भी कई, मतलब स्ट्रेट लाइन के अलावा जितने भी संभव शेप हैं वह कोई भी शेप ले सकता है। ठीक है। अच्छा, इस सिचुएशन में क्या यह नियम सही है कि स्लोप निकाल लीजिए लाइन का तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। तो हाँ, यहाँ पे भी सही है, पर यहाँ पे स्लोप निकालने का तरीका अलग होगा। ऊंचे क्लास में जाओगे तो सीखोगे। अगर हम इस पीले वाले लाइन का इस कर्व को देखें और कोई कहता है चूंकि यह स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हर एक जगह स्पीड अलग अलग है, तो हर एक पॉइंट का अलग अलग स्लोप आएगा। जैसे इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो कुछ और आएगा। मान लो हमको इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे इसका वेलोसिटी जानना है, तो इसके लिए पॉइंट ए पे एक टेंजेंट खींचा जाता है, एक ऐसा लाइन जो इसको छू के गुजरता हो। खैर उतना अच्छा टेंजेंट बना नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं जो छू के निकलता हो। अब यह जो लाइन AC आया है यह पॉइंट A पे टेंजेंट है। इस AC ने थीटा एंगल बनाया है x एक्सिस के साथ, इसका tan थीटा निकाल लो, यही स्लोप होगा और यही पॉइंट A पे इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा। बात समझ में आ गया।